कह रहे हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमने भी लिख दिया है। बहुत 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से। करें कि दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुसर वितरण की घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा आपको समझ में नहीं आती है तो गूगल पर भी आप सर्च करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना आपका काम है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो बताओ, रट जाइएगा। दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण जो भी प्रकाश ऊर्जा को उत्तर वितरण की घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले तो बताओ। नेक्स्ट कर है विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, ओके, मैं बता दूं, मेरी बात समझो। मान लो ये कोई भी एक क्षेत्र है, पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र है, इनको विद्युत क्षेत्र Q1 Q2 कुछ भी रहेंगे, और इसमें विभिन्न प्रकार की आपको रेखाएं गुजरेगी। क्या करेगी, रेखाएं गुजरेगी। तो जो कुल रेखाओं की जो संख्याएं होएगी ना, उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फाई। ओके, हाँ या ना, ठीक है, फाई से सूचित करते हैं, और इसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। रटना है रट जाओ, मैं ये कर रहा हूँ ना, रट जाओ। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन यहाँ लिख दिया है मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। सी नीचे भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला इम्पोर्टेंट है कि पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आपको यहाँ अगर कोई नहीं दिखाई देगा, मैं लिख देता हूँ। ये जो है, ये क्या चीज़ है, पूर्वोत्तर है। क्या है, पूर्वोत्तर, मतलब पूर्ण रूप से वितरण हो की घटना। ठीक है, पूर्वोत्तर। चलिए, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, रटना है रट जाओ, कल मैं केमिस्ट्री का लाने वाला। ठीक है, कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि नैज अर्धचालक, क्या कह रहा है, नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से, ये क्या चीज़ है, अशुद्धि है। ठीक है, अशुद्धि, ठीक ना, अशुद्धि मिलाने से पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। पी टाइप जो अर्धचालक है क्या है, तो नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी जो अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी माने 3 वो जिसमें हो अशुद्धि। ठीक है, त्रिसंयोजी, तो उसमें हम लोग को पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें देखिएगा तो अगला, इसमें बहुसंख्यक क्या हो जाएगा, ये स है। ठीक है, बहुसंख्यक वाहक वोल्ट्स तथा अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके, ये वाले आपको क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। कह रहा है एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं उसमें क्या होता है।
ये होता है डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घर पर हैं, जल्दी जल्दी रट जाइए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि नैज अर्धचालक में पंच संयोजी, एन चालक में पंच संयोजी की बात हो रही है और एन टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि नैज अर्धचालक में, और नैज अर्धचालक सही है आंसर बनते हैं एन टाइप का, पी टाइप का। पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से हमारा एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक वाहक वोल्ट्स होते हैं। उसमें उल्टा क्या था, उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता था और उसमें बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड्स होता था, होल्ड्स होता था। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जगह पर होल्ड्स और होल्ड्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन। अगला, अब दोनों हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें नंबर क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स 5वें नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे व्यवस्था को हम लोग पी एन संबंध कहते हैं। यानी दोनों को एक साथ रखा जाएगा, पी अर्धचालक एवं एन टाइप के अर्धचालक दोनों को क्या किया जाएगा, संपर्क में रख दिया जाएगा तो एक डायोड बन जाएगा और इसी को हम लोग पी और एन संधि वाला डायोड कहते हैं। बोलो हाँ या ना। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि दो असमान आवेश के परिणाम का मतलब होता है क्यू। आवेश तो ऋणात्मक भी होंगे और आवेश धनात्मक भी होंगे, लेकिन अगर परिणाम की बात है तो प्लस में बड़ा सा क्यू देता है या ऐसे क्यू करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो कह रहे कि दो असमान आवेश के परिणाम तथा इनके बीच की दूरी 12, ठीक है, इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि द्विध्रुव आध्रुव जो होगा वह आवेश एवं उसके दूरी के, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। इसी से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को देखा। अभी और भी इसमें क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें और भी क्वेश्चन है और आगे की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कह रहे लेंस के नियम को लिखो। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे, लेंस के नियम क्या होते हैं, ठीक है। वीडियो चालू है ना भाई जी, ठीक है। नेक्स्ट, कड़े लेंस के नियम, जब लेंस का नियम क्या करे वो मैं बता दूं आपको, आप हमारी बातों को सुनते रहें और क्वेश्चन को लिखते रहें। करे जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जब किसी कुंडली से संबंध, यानी कुंडली का जो संबंध होता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करने लगता है। यह प्रेरण के कारण को क्या करता है, विरोध करने लगता है। यह जो नियम दिया था वह लेंस ने दिया था कि जब भी कोई कुंडलित है, कुंडली समझ रहे हैं, जब भी कोई भी कुंडली है और अगर उस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, अगर मान लीजिए यहाँ से केंद्र से यहाँ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने लगा है, चुंबकीय फ्लक्स, तो अगर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होने लग रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होने जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो कुंडलित में क्या होता है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है और इस प्रकार से ये विद्युत बल जो होते हैं ना, इसकी दिशा इस प्रकार से, और दिशा किधर बदलती है, अब इधर अब जो सोच लीजिएगा, दिशा इस प्रकार की होती है कि यह प्रेरण के कारण को विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अब चाहो तो आप लिख सकते हैं घर पर, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, काम खत्म, रटते जाइएगा, क्योंकि फिजिक्स आपको 2 नंबर के लिए इतना ही रटना है। एक्स किरण को किन्हीं 2 गुण लिखें। देखिए एक्स किरण का आपको 2 गुण लिखने के लिए कह रहा है, तो एक्स किरण की जो 2 गुण होता है वो क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स किरण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पहला तो गुण ये आप लोगों ने रटा एक्स, और ये एग्जाम में 2018 में भी आए हुए क्वेश्चन है, 2022 में भी आए हुए क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगला, एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है, विक्षेपित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में 10वें नंबर, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। विवर्तन का मतलब आप लोगों ने जरूर समझा होगा। कह रहे किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। ये क्लास 10 से ही है, समझ आइएगा कि प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मुड़ने की घटना को प्रकाश के विवर्तन कहते हैं।
ठीक है। और कोई भी अगर प्रकाश आ रही है, कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से टकराया और इधर थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, क्या किया, मुड़ गया, मुड़ करके फिर दूसरी माध्यम में चला गया, ठीक है, तो इसको हम लोग परिवर्तन विवर्तन ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है भैया हमारा भावर धारा से आप क्या समझते हैं, भावर धारा से आप क्या समझते हैं, तो कड़े किसी धातु से संबंध चुंबकीय परिवर्तित तो होता है, किसी धातु से, उसमें था जब हम लेंस का नियम था तो ये लेंस के नियम पर ही कार्य करता है, उसमें किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होता था, और इसमें क्या है, किसी धातु से संबंधित चुंबकीय परिवर्तित होता है, ठीक है। तो उसमें उसमें चक्रीय धारा को, तो उसमें चक्रीय धारा उत्पन्न होती है और उसी चक्रीय धारा को हम लोग भावर धारा कहते हैं। किसी धातु से संबंध चुंबकीय परिवर्तित होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, तो ऐसे चुंबकीय वाले चीज़ को उसमें माने वह धातु जो होगा चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। तो ऐसी चक्रीय धारा को, उसमें धारा उत्पन्न होगा, तो ऐसी चक्रीय जो धारा होती है उसको हम लोग भावर धारा कहते हैं। किसी धातु से संबंध चुंबकीय परिवर्तित होता है, चुंबकीय परिवर्तित होता है, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन को देख लें, आंसर आप अपने जो भी टीचर आपको लिखवाए ना वो भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम क्या है, ध्यान दीजिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो म्यू होता है वह ध्रुवण कोण के स्पर्श जया एंड टेंसेट के बराबर होता है। मैंने कहा बोला कि अगर किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक, ये देखिए ब्रूस्टर ने दिया था कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू जो होता है वह ध्रुवण कोण के, इसको आईपी का मतलब होता है ध्रुवण कोण, ठीक ना, ध्रुवण कोण के स्पर्श जाया टेंजेंट के, टेंजेंट मतलब टेन, ठीक ना, ध्रुवण कोण आईपी के टेंजेंट के कोण के बराबर होते हैं, ये ब्रूस्टर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कूलॉम के नियम की सीमा को लिखें, कूलॉम के नियम को सीमा को लिखें, माने कूलॉम को कितना नियम था, ठीक है। चलिए, अरे भाई क्या हो गया भाई, ऐसे रहो ना दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कह कि किसी कूलॉम, यह प्रायोगिक नियम है, कूलॉम का नियम जो था वो प्रयोग था। ध्यान दीजिए, कूलॉम का नियम बहुत सारे होते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, क्वांटिमीकरण का नियम को पालन करता है, या जो पूर्णांकों का गुणनफल होता है, मैंने बहुत सारे लिख सकते हैं। यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, पहला बात है यह प्रायोगिक नियम होता है और यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, कूलॉम के नियम को सीमा की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है, आइए, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सी परिपथ तथा सी परिपथ, ठीक है, सी परिपथ तथा सी परिपथ के प्रतिरोध, कह रहे कि प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध में सी परिपथ तथा सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, एवं एल आर प्रतिपद, एल आर परिपर्थ, ठीक ना, परिपर्थ, सी आर परिपर्थ तथा एल सी आर परिपर्थ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो होगा प्रतिघात होगा, क्या होगा, हमने क्या बोला कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सी परिपथ तथा सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, ठीक ना, प्रतिघात कहते हैं। ये प्रतिबाधा है, क्या है, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा किसको कहते हैं, तो एल आर प्रतिपथ, देखिए उसमें सी परिपथ था, सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। हमने क्या बोला कि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है रास्ता, मान लीजिए ये लाइन वाला चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इस प्रत्यावर्ती धारा में कहता है कि सी परिपथ, मान लीजिए सी परिपथ, और इधर आ जाएगा सी परिपथ के प्रतिरोध, तो सी परिपथ एवं सी प्रतिपथ के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे। और उसके बाद एगो एल प्रतिपथ होता है, परिपथ, तो इधर एल परिपथ एवं एल परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग थोड़ा सा, ये हो गया था क्या जी, चलिए ये हो गया,
लास्ट हमारा ये है, ठीक है। लास्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन को लिया है भाई, दिखाई दे रहा है का जी। संधारित्र क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है करे कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में अधिक आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रखती है। संधारित्र एक क्या है, संधारित्र क्या है कि एक संधारित्र जो होती है एक ऐसी युक्ति है जहाँ एक ऐसी युक्ति ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये पॉजिटिव सब हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्रोध लगेगा। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में अधिक से अधिक, इसमें बहुत ही कम जगह होती है, ठीक है। ये सब उपकरण में लगे होते हैं, मान लीजिए ऐसे हुए खाली जगह, इसमें आवेश जो है ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक, ये ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक। तो ऐसी युक्ति है जिसमें क्या होता है कि कम जगह में आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को कहें को संचित ये रखता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है एफ होता है। क्या होता है, संधारित्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था। डियर स्टूडेंट्स, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था, तो इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर आने वाली सभी या जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कोई देखिए किरचॉफ ने यही बताया कि मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ आने वाली धारा कौन सी वाली, आने वाली धारा एवं जाने वाली धारा को अगर योग के बराबर होता है, आने वाली धारा जो होती है वो जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किरचॉफ ने दिया था कि आने वाली धारा मान लीजिए ये Q1 है ये, तो आने वाली को माइनस से सूचित करेंगे और यहाँ से जा रही है तो 1 प्लस करेंगे Q, ठीक है। यहाँ से मान लो कि 2Q आ रही है तो इधर से जा रही है तो 2Q जा रही है, तो इसका योग बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। देख लीजिए क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये माइनस में आई प्लस में, तो एक ही तो बात हुआ, ये माइनस में और एक प्लस, दोनों क्या होगा, बराबर हुआ। आने वाली एवं जाने वाली धाराएं जो होती है ना वो क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, चलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है। चलिए करें कि धातु की सतह पर, डियर स्टूडेंट्स क्या करें कि धातु की सतह पर, ठीक है, धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराकर, क्या करा करके, आपतित करा करके प्रकाश ऊर्जा के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या करें कि धातु की सतह पर कोई भी धातु ले लीजिए और इस धातु की सतह पर मान लीजिए धातु है, धातु की सतह पर जो भी आपतित हो रही है प्रकाश ऊर्जा, इसी के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगता है, निकालने लगता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाते हैं। क्योंकि ये जो दो धातु हुआ वो प्रकाश के आने से, आपतित होने से इसमें जो भी इस पर इलेक्ट्रॉन थे वो मुक्त होने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इसमें एगो इम्पोर्टेंट बात लिखा है कि वैसी पदार्थ जिनके संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। वैसी पदार्थ जिसके संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल होता है उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक यानी कहने का मतलब है कि वो पूर्ण रूप से चालक नहीं है, जो विद्युत धारा को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देते भी, थोड़ा थोड़ा नहीं देते हैं। यानी वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड एवं चालक बैंड, ध्यान दीजिएगा, वैसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड चालक बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल होता है, थोड़ा बहुत होता है, कम होता है। शंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इसे ही हम लोग शंट कहते हैं। शंट मतलब जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ने की, तो गैल्वेनोमीटर के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है और किस क्रम में जोड़ना है आपको ये भी पता है, समांतर क्रम में। क्या है, समांतर क्रम में, और बीच में क्या लग गया, एक गैल्वेनोमीटर लग गया, तो इस प्रकार को हम लोग शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। नेक्स्ट यानी प्रतिरोधों को गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ना ही शंट कहलाता है। क्या कहलाता है, शंट कहलाता है।
चलिए क्रांति कोण क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या है, ये क्लास 10th से ही लेवल है। कह रहे आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण का जो मान होगा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, आपतन कोण का जो मान होता है वह अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। जो भी आपतन कोण होगा, आपतन कोण वो 90 डिग्री परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसे हम लोग क्रांति कोण कहेंगे, रट जाइएगा। ठीक है, अगला व्योम तरंग क्या है। व्योम तरंग क्या है, एक प्रकार का ये रेडियम तरंग होती है। ठीक है, वह रेडियो तरंग जो आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आता है उसे हम लोग व्यंग तरंग कहते हैं। यानी व्यंग तरंग जो होती है ना, वह एक प्रकार की रेडियो तरंग होती है, एक प्रकार की क्या होती है, रेडियो तरंग होती है, रेडियो तरंग। ठीक है, और यह रेडियो तरंग कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है। कौन सी पर आती है, पृथ्वी पर आती है। तो ऐसे किरण को हम लोग व्यंग तरंग कहते हैं। ठीक है, व्यंग तरंग कहते हैं। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने और यहाँ तक देखा, और भी क्वेश्चंस थे, तो और क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डोपिका क्या है, ठीक है, डोपिका क्या है, लॉरेंस बल क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एनालॉग संकेत के आपसे क्या समझते हैं, ये भी पढ़ लीजिए।